मॉनसून सत्र में पारित हो सकता है जीएसटी बिल। सिलेक्ट कमेटी में कांग्रेस अलग थलग पड़ी, आवाज एक्सक्लूसिव। रिकवरी की उम्मीदों को जोर का झटका। मई में आईआईपी ग्रोथ 4.1% लुढ़ककर 2.7% पर। कंज्यूमर गुड्स बना सबसे बड़ा बिल। दिन भर सीमित दायरे में घूमता रहा बाजार, लेकिन आखिरी घंटे में निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। बैंकिंग शेयरों ने दिया सहारा। 13 अरब यूरो की खर्च कटौती को तैयार हुआ ग्रीस। यूरोजोन को बेल आउट का दिया नया प्रस्ताव। यूरोपियन यूनियन जल्द लेगा फैसला। दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म टेमासेक का भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ा भरोसा। टेमासेक ने पिछली तिमाही में किया $1 अरब का भारी निवेश। किसी पीई फर्म का एक तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पिघली। पाकिस्तान मुंबई हमलों की जांच तेज करने के लिए तैयार। आतंकवाद से भी मिलकर लड़ने का दिया भरोसा। अगले साल पाकिस्तान जा सकते हैं मोदी। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के जनता परिवार को पछाड़ा। एनडीए ने जीती 24 में से 14 सीटें। बड़ा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में यही रहेगा ट्रेंड? नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। ये देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। नतीजों के बाद टीसीएस 2% फैसला। मिले जुले नतीजों के बावजूद दिग्गज ब्रोकर्स की टीसीएस पर खरीद की राय कायम, लेकिन आय और ईपीएस अनुमान घटाया गया। सन टीवी को फौरी राहत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने रोकी प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट पर फिर शुरू हुई टोल की वसूली। भारतीय किसान यूनियन के विरोध के चलते 2 दिन से नहीं लिया जा रहा था टोल। और देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन का लगातार बढ़ रहा है जोर। मोबाइल कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने शुरू की P2P यानी पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर सर्विस। और जोलो ने उतारा अपने प्रीमियम सीरीज ब्लैक का पहला फोन में 3 कैमरे जैसे कई यूनिक फीचर। Xiaomi के Mi4 और LG के G2 को कड़ी टक्कर देने की तैयारी। शुरू करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल के संसद के मॉनसून सत्र में पारित होने की संभावना बढ़ गई है। इस बिल का विरोध करने वाली मुख्य पार्टी एआईएडीएमके नरम पड़ती दिख रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसकी मांग के मुताबिक मुआवजा देने को सरकार राजी है, जबकि कांग्रेस इस बिल पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। इस बीच हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने यह सिफारिश मान ली है कि जब तक 75% सदस्य मौजूद नहीं रहेंगे, जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू नहीं होगी। पूरी खबर का ब्यौरा दे रहे हैं अब हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या माना जाए, जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल मॉनसून सत्र में पास हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसकी काफी संभावना है कि संसद के मानसून सत्र में ये बिल पास हो जाए, क्योंकि हुआ ये था कि सेलेक्ट कमेटी की बैठकों में कांग्रेस ने 5 फेरबदल सुझाए थे, लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्तावित फेरबदल पर कोई भी सदस्य कमेटी का कोई भी सदस्य कांग्रेस के साथ नहीं दिखा। यहां तक कि जो विपक्षी पार्टियों के सदस्य थे, जेडीयू हो, टीएमसी हो, दूसरी पार्टियां, उनके सदस्य भी कांग्रेस के साथ नहीं दिखे। ऐसे में कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखी और सेलेक्ट कमेटी की अंतिम बैठक आज क्लॉज बाय क्लॉज हुई, वहां भी कांग्रेस के साथ कोई नहीं दिखा। अब अंतिम रिपोर्ट पर बैठक होनी है 15 जुलाई को। वहां पर देखना है कि क्या कांग्रेस डिसेंट नोट देती है या फिर रिपोर्ट के साथ हो जाती है। अगर डिसेंट नोट देती है, असहमति का नोट देती है, तब देखना काफी अहम होगा कि क्या कांग्रेस सदन में जब ये बिल पारित किया जाएगा उस वक्त इस बिल का विरोध करेगी या फिर सरकार के साथ रहेगी। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि अगर इस बिल का विरोध करती है तो बिल कांग्रेस के द्वारा शुरू में लाया गया था। ऐसे में कांग्रेस ऐसे बिल का विरोध नहीं करना चाहती है जो उसने खुद लाया था। दूसरी बात, अगर कांग्रेस विरोध करती है तो दूसरी गैर कांग्रेसी विपक्ष जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। ऐसे में कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी, जो कांग्रेस ऐसा होना नहीं चाहेगी। और तीसरी बात, कांग्रेस की जो संख्या है 68 सदस्यों की संख्या राज्यसभा में, अगर पूरा गैर कांग्रेसी विपक्ष सरकार के साथ हो जाता है तो कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या लेकर के भी बिल को पारित होने से रोक नहीं सकती है। ऐसे में कांग्रेस का विरोध प्रभावशाली नहीं होगा। लिहाजा बहुत हद तक संभावना है कांग्रेस विरोध ना करे और बिल का समर्थन करे और बिल आसानी से पास हो जाए।
जी लक्ष्मण, सेलेक्ट कमेटी ने जीएसटी काउंसिल के कोरम में सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है, तो क्या माना जाए कि इससे राज्यों की स्थिति मजबूत होगी? जी बिल्कुल, ऐसा करना सही होगा कि अगर ये सुझाव जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल में शामिल कर लिया जाता है तो राज्य ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अब तक ये प्रावधान है कि जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद होगा तो जीएसटी काउंसिल में जाएगा और जीएसटी काउंसिल किसी भी तरह के फेरबदल को अगर पारित कर देती है तो वो फिर पारित माना जाएगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और केंद्र के भी प्रतिनिधि होंगे और 3/4 जो सदस्य होंगे उनके बहुमत से ही ये यहाँ पे पारित किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये थी कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए 50% सदस्य का होना जरूरी है, यानी 50% सदस्य जो है कोरम माना जाएगा। लेकिन अब सेलेक्ट कमेटी ने जिस प्रस्ताव को शामिल कर लिया है और अपनी रिपोर्ट में रखने जा रही है वो ये है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक तब तक नहीं हो सकती जब तक कि 75% सदस्य वहां पे मौजूद नहीं होते हैं। अगर इस प्रस्ताव को शामिल कर लिया जाता है, बिल में रख लिया जाता है, सरकार मान लेती है, तो इसका मतलब ये होगा कि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। किसी भी फेरबदल को पारित कराने के लिए ज्यादा संख्या में राज्यों की सहमति लेना जरूरी होगा। तो ये एक इसका कह सकते हैं राज्यों को फायदा होगा, केंद्र सरकार का अधिकार थोड़े से कमजोर होते दिखेंगे। शुक्रिया लक्ष्मण। और अब बात आईपी आंकड़ों की, जिनको देखकर ये लगता है कि ग्रोथ की गाड़ी ब्रेक लगा कर चल रही है। इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीदों पर फिर पानी फिरता दिख रहा है। इंडस्ट्री की ग्रोथ फिर पटरी से उतरते दिख रही है। मई में आईआईपी ग्रोथ 3.4% से घटकर 2.7% रही। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक गुड्स को छोड़ दें तो ज्यादातर सेक्टर्स में ग्रोथ का पहिया धीमा पड़ता दिख रहा है। आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े इकोनॉमी की अंदरूनी कमजोरी की ओर इशारा करते हैं, साथ ही ये सरकार के प्रयासों पर भी सवाल खड़े करते हैं। आईआईपी के आंकड़ों पर और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांडे और एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष। पहले बात करते हैं प्रदीप से। प्रदीप, आईआईपी के आंकड़ों को किस नजरिए से देखा जाए? आंकड़ों से महंगाई और दरों के लिए क्या संकेत सामने आ रहे हैं? आईआईपी के आंकड़े काफी ज्यादा निराश करने वाले रहे, क्योंकि अगर आप देखें तो न केवल मई का आंकड़ा कमजोर आया है, उम्मीद से काफी कम, 3% के नीचे की तो कोई बात नहीं कर रहा था, 4 के ऊपर की बातें सभी कर रहे थे, तो उस लिहाज से इस आंकड़े ने काफी ज्यादा निराश किया है। और वहीं अगर आप देखें तो अप्रैल भी रिवाइज होकर नीचे आ गया है, तो एक ट्रेंड कहीं ना कहीं जो थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा था नवंबर दिसंबर के बाद से, अब लगता है कि वो कहीं पीक आउट हो गया है। मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है और घरेलू जो कंजम्पशन है वो भी जिस तरह से कमजोर नजर आ रहा है। आप देखिए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो पॉजिटिव हुआ था मुश्किल से, फिर से वहां नेगेटिव आंकड़ा है। कैपिटल गुड्स का आंकड़ा तो बहुत तेजी से गिरा है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मोमेंटम की काफी ज्यादा कमी है, ना तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है और ना ही कंजम्पशन की डिमांड है। और ऐसी स्थिति में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डिमांड पूरी तरह से अगर किल हो चुकी है तो आरबीआई को अब महंगाई को लेकर डरना छोड़ देना चाहिए। समझा यही जा रहा है कि आरबीआई ने जिस तरह से पिछले पॉलिसी के दौरान आगे महंगाई के आंकड़े, उनके अनुमान रिवाइज किए थे ऊपर की तरफ, शायद उनको फिर से घटाने पड़ेंगे। 6.25 साढ़े 6% तक महंगाई पहुंच जाएगी मार्च में, ये मानना शायद गलत होगा। और दरअसल महंगाई के आंकड़े अब नीचे की तरफ रिवाइज करते हुए आरबीआई को एक रेट कट जल्द से जल्द करना चाहिए। ऐसा दबाव आने वाले दिनों में बनता हुआ नजर आएगा, खासतौर पे सोमवार को जब सीपीआई के आंकड़े आएंगे तो उनको देखते हुए शायद ये दबाव और बढ़ेगा। सौम्यकांति घोष हैं हमारे साथ। तो कांति साहब, यहां पर मई में कैपिटल गुड्स सेक्टर में काफी गिरावट देखी हमने और अब जून में इसमें कोई सुधार की उम्मीद आपको लगता है? आई डोंट थिंक कि जो रिजल्ट जैसे आए हैं, हमने जो देखा था पहले भी अप्रैल टू जून का जो रिजल्ट्स आए हैं, इस रिजल्ट्स हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट अगर आप रिजल्ट्स को देखें और हमारा जो इन हाउस प्रोजेक्शंस है कि जो अप्रैल टू जून में जो रिजल्ट्स आने वाला है तो उस रिजल्ट्स पे भी कोई अच्छा बदलाव नहीं होने वाला है। कैपिटल गुड्स सेक्टर फॉर एग्जांपल, उसमें आपका जो पैट फिगर जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो उसी हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन जून नंबर्स आल्सो। एंड द डिसअपॉइंटिंग थिंग इज दैट एक्चुअली हमने एक एनालिसिस भी किया था कि हमारा इंडेक्स के साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ का कैसे रिलेशनशिप है। उसमें वी फाउंड आउट दैट दे आर वेरी मच लिंक्ड। उसका मतलब कि दिस नंबर्स शोज अ डाउनवर्ड मोमेंटम
इट्स पॉसिबल दैट कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ में जो हम अभी उतना अच्छा नहीं है, जून में दैट सेक्टर ऑल्सो द एक्सपोर्ट ग्रोथ कुड ऑल्सो टेक अ हिट. सो टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल दीज फैक्टर्स एंड अनदर फैक्टर अगर आप देखें आज का दिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देयर इज अ डिक्लाइन इन द मंथ ऑन मंथ मोमेंटम which is a very disturbing sign because all in-house projections including ours are showing that monthly there could be an increase in the month on month momentum all but at a smaller pace, but वो भी कम हो गया तो उसका मतलब growth is virtually non-existence in the manufacturing sector, and whatever is happening that could be because of statistical artifact, lower base, and consumer sentiments continues to be very weak. आपने ये बोला कि numbers negative है, तो उसी चलते आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड इन द मंथ ऑफ जून. घोष साहब, अगले हफ्ते महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, इसको लेकर क्या अनुमान है और क्या रेट कट की गुंजाइश बनती है? नेक्स्ट वीक जो मंडे जो सीपीआई फिगर्स आ रहा है, आई थिंक द फिगर विल बी सब 5%, एंड आई थिंक मार्केट में डिफरेंसेस है 5% और ओवर 5%, बट हमारा एस्टिमेट है कि इट विल बी सब 5%, क्योंकि पल्स प्राइसेस में जितना उम्मीद हो रहा है कि जितना उछाल होगा उतना हुआ नहीं. इनफैक्ट पल्स प्राइसेस हैज बीन स्टेडी एंड ऑल्सो वेजिटेबल प्राइसेस, तो उसी हिसाब से 5% के नीचे रहना चाहिए सीपीआई, एंड इफ दैट स्टेज ऑन देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि सीपीआई का जो ट्रैजेक्टरी आगे 2 महीने होगा वो काफी फेवरेबल रहेंगे मार्केट का तरफ से. तो उसका मतलब इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल, ग्रोथ इज वीक, सो दैट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी, बट व्हेन ऑफर मॉनेटरी अकोमोडेशन, बट कब तक होगा दैट्स अ डिसीजन व्हिच इज टेकन बाय द आरबीआई. आईआईपी में गिरावट के चलते क्या आउट ऑफ पॉलिसी रेट कट की उम्मीद हम कर सकते हैं, लग रहा है आपको ऐसा? इफ वी गो बाय दिस जो आरबीआई ने पॉलिसी एक्शन, आई डोंट थिंक कि अभी आउट ऑफ पॉलिसी में कोई रेट कट का उम्मीद है, क्योंकि आरबीआई विल बी वेरी क्लोजली फॉलोइंग द मॉनसून ट्रैजेक्टरी, एंड बट द गुड थिंग इज दैट in the month if you inflation trajectory अगर आप देखें purely, अगर if you go by the inflation trajectory, that is also going to surprise on the downside. August and September will be the crucial months. उसी मंथ में कितने हम 4% के नीचे जा सकते हैं, हमारा प्रोजेक्शन कि हम 4% का इट विल बी सब 4%, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे द टाइमिंग ऑफ द रेट कट. तो पॉसिबली if this trend continues like that, there is a possibility of another round of rate cut, maybe after the month of October, because the next, I think the next policy is in August and then the last week of September. तो हो सकता है कि उसके बाद कोई रेट एक्शन के डिसीजन हो. बिल्कुल, शुक्रिया सौम्यकांति घोष और प्रदीप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए. और मझधार में फंसे ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन के सामने पेश किया नया ऑफर. साथ में ब्रेक के उस पार जानेंगे भारतीय और ग्लोबल मार्केट्स का क्या रहा हाल. जुड़े हमारे साथ कुछ ही देर में. दो दिन पहले तक चीन के बाजार में मातम छाया हुआ था, लेकिन आज इसकी चमक वापस लौट आई है. वहीं ग्रीस ने भी अपना रवैया नरम करते हुए बेल आउट का नया प्रस्ताव पेश कर दिया है, और इन सब चीजों के बीच भारतीय बाजार में कभी खुशी तो कभी गम का माहौल है. तो क्या है पूरे ग्लोबल मार्केट की रियल पिक्चर, ये जानने के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी हेमंत घई, अनिल सिंघवी और प्रज्ञा सिंह. आप तीनों का बहुत स्वागत है. तो यहाँ ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव दिया है और साथ ही बेल आउट पैकेज की मांग भी की है. पहले बात करते हैं हेमंत से. हेमंत, क्या है इस नए प्रस्ताव में, क्या ये यूरोजोन की मांग पर खरा उतरता है, क्या होगा ग्रीस का? देखिए, रेफरेंडम के बाद से कहा जा रहा था कि एक नया प्रस्ताव आना है, और वो प्रस्ताव दरअसल आज सौंप दिया गया है. और इस प्रस्ताव को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ग्रीस ने एक कदम पीछे हटाया है, जो कि क्रेडिटर्स को पसंद आएगा, यूरोजोन के दूसरे सदस्यों को पसंद आएगा, और इसके ऊपर आज संसद में वहां पर वोटिंग भी हुई है. और संकेत यही मिल रहे हैं कि दरअसल हो सकता है रविवार तक या उससे पहले भी एक सहमति बन जाए, क्रेडिटर्स और ग्रीक के बीच में एक हामी हो जाए, और ये जो जितना कंफ्यूजन था वो खत्म हो जाए. क्योंकि नया प्रस्ताव दरअसल काफी सीरियस है, क्रेडिबल है, ऐसा
फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है 20 जुलाई का, 3.5 बिलियन यूरो का रीपेमेंट करना है ईसीबी को उनको, और माना यही जा रहा है कि शायद इस पर वो डिफॉल्ट ना करें। एक इमरजेंसी मीटिंग हालांकि सोमवार को ईसीबी ने भी बुलाई है, उसके ऊपर भी नजर रहेगी एक ग्रीस को और फंडिंग देने के लिए। आपको याद होगा 29 जून से अब तक ग्रीस के जो बैंक्स हैं वो बंद हैं, तो मुश्किल दौर जरूर ग्रीस में हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस वीकेंड में एक अच्छी खबर आएगी। और भारतीय बाजारों ने भी आज इसी के चलते क्यूज लिए, हरे निशान में जाकर बंद हुए। इवन यूरोप के बाजार देखिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। वहीं प्रज्ञा, देख लेते हैं कि दुनिया भर के बाजारों का चेक क्या रहा है, क्या फील हो रही है इस वक्त ग्लोबल बाजारों में प्रज्ञा? बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग चाइनीज मार्केट से शुरुआत करेंगे क्योंकि इनकी वजह से पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली है सारे ही ग्लोबल मार्केट्स में। तो यहाँ पे लगातार दूसरे दिन काफी ज्यादा तेजी के साथ ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। स्पेशली अगर आप शंघाई के मार्केट्स को देखें तो ऑलमोस्ट 5% की शानदार तेजी यहाँ पे दर्ज की गई है। वहीं हैंगसेंग में भी ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ ट्रेड्स बने हैं। चीन की समस्या का फिलहाल कोई परमानेंट हल तो नहीं निकल पाया है, लेकिन फिर भी जो चीन की गवर्नमेंट है वो जो स्टेप्स उठा रहे हैं, इमरजेंसी स्टेप्स, उसकी वजह से एक काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है और बाजार को डेफिनेटली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी एक काफी अच्छा सेंटिमेंट दिख रहा है क्योंकि ग्रीस ने अपना बेल आउट पैकेज सौंप दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि इस पर भी फैसला आ जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जल्द अपना फैसला ले लेगा, इसलिए आप देखेंगे कैक में शानदार तेजी, डैक्स, फुट्सी में भी अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सेंटिमेंट है निवेशकों के बीच वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। यही रिफ्लेक्ट कर रहा है यूएस मार्केट्स पे भी। स्पेशली अगर आप देखें यूएस मार्केट्स की ओर तो इनमें शानदार तेजी 2 दिन से लगातार जारी है, यहाँ पे तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो डेफिनेटली ये जो यूरोपियन मार्केट का असर है वो यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि क्रूड अगर आप देखें तो यहाँ पे आज थोड़ी सी नरमी जरूर दिखाई दे रही है। जो सेशन की शुरुआत थी वो जरूर एक मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन कल चूंकि बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी शायद इसलिए आज थोड़ा सेल ऑफ यहाँ पे बन रहा है। साथ ही साथ अमेरिका में अचानक ही भंडार जो है अनएक्सपेक्टेडली वो बढ़ गया है, शायद इस वजह से भी क्रूड की कीमतों में यहाँ पे थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। नरमी है क्रूड में, लेकिन यहाँ पर अगर हम संकेत देखें बाजारों के लिए तो वो अच्छे आ रहे हैं अमेरिकी यूरोपीय बाजार से। तो इन तमाम चीजों के बीच भारतीय बाजारों की हालत आज क्यों पस्त हुई? आज भी वो पूरे दिन दबाव में दिखे, लेकिन आखिरी घंटे में कुछ रिकवरी जरूर आई। आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आज दिन भर में क्या हाइलाइट्स रही बाजार की, क्यों इतना दबाव महसूस किया? कल ही की तरह बाजार आज दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। फर्क सिर्फ इतना था कि कल बाजार ज्यादातर वक्त लाल निशान में था, आज ज्यादातर वक्त हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन आखिरी आधा घंटा हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों के लिए अच्छा साबित हुआ। 8,350 के ऊपर की क्लोजिंग देने में निफ्टी कामयाब रहा। सेंसेक्स भी हरे निशान के साथ बंद होता हुआ नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन काफी जबरदस्त दिखा। आज के सेशन में फिर से उतार चढ़ाव के बीच यहां पर एक्शन होता हुआ आज भी नजर आया। छोटे और मझोले शेयरों में जो तेजी बनी हुई थी पिछले 2-3 दिनों से आज थोड़ी सी थमती हुई दिखी। एकदम फ्लैट मिड कैप इंडेक्स यहां पर बंद होता हुआ दिखा। लेकिन बैंक निफ्टी यहां से सबसे ज्यादा मजबूती आती दिखी। और अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो 1% की तेजी जो बनी इसी ने निफ्टी को हरे निशान में बंद करने में कामयाबी हासिल की। वॉल्यूम्स कम होते हुए दिख रहे हैं। कल हमने 2.5 लाख करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स देखे थे, आज वॉल्यूम्स थोड़े और कम होते हुए दिखे, 2 लाख करोड़ के आसपास के होते हुए दिखे। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर अगर आप नजर डालें तो ओवरऑल जिस तरह का माहौल बाजार में दिखा, मामूली सी बढ़त दिखी या यूं कहें कि बराबरी का मामला था। लेकिन प्राइवेट बैंक्स आज के स्टार परफॉर्मर कहे जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक ऐसे थे जिनसे निफ्टी पर मजबूती आती दिखी। लेकिन पीएसयू बैंक्स भी पीछे नहीं थे। एसबीआई, पीएनबी, बीओबी जैसे दिग्गजों में खरीदारी लौटती दिखी। वहीं 2 स्टॉक खासतौर से जिक्र करने होंगे निफ्टी में, वेदांता और केन, जहां पर एक बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी आज के सेशन में लोअर लेवल से। लेकिन कैपिटल गुड शेयरों में लगातार तेजी और आज सीएलएसए की तरफ से बड़ा अपग्रेड आया भेल में 320 रुपए के लक्ष्य के साथ यहां तेजी बनती हुई दिखी। कल क्रेडिट स्विस ने एलएनटी को अपग्रेड किया था तो आज खरीदारी बरकरार रही। टेलीकॉम शेयरों में कमजोरी दिखी क्योंकि अब अगर ये दाम बढ़ाने वाले अपनी सर्विसेज के तो ट्राई से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इन खबरों के बाद भारतीय आइडिया फिसलते हुए नजर आए। इनके अलावा टीसीएस ने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए थे। स्टॉक खुला मजबूती के साथ, लेकिन फाइनली नुकसान 2% का दिखा बंद होते होते। ऑटो शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा नुकसान के साथ आज बंद होते नजर आए।
बिल्कुल, शुक्रिया आप सबका इस सारी डिटेल एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हुए जानकारों को लगता है कि ग्लोबल जो सिचुएशन है उसके बीच बाजार का मूड बदलने में वक्त लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में कमाई के पूरे मौके हैं। पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है 20 से, और ऐसा लग रहा है कि शायद जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं उनको क्लियर करना आसान नहीं होगा, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी रहेगी। और इस अनिश्चितता के माहौल में हमें नहीं लगता कि मार्केट बहुत तेजी से अगले 1 से 1.5 महीने में चल जाएगा। एक रेंज बाउंड मार्केट होगा, और जिसमें कि हम एक बड़ा सा इंडेक्स का रेंज यदि आप ले तो 8000 से 8600 तक का एक रेंज है जिसमें मार्केट को रहना चाहिए। एक बार ये पार्लियामेंट्री सेशन ओवर हो जाए और उसके बाद में लोग जब सिर्फ फंडामेंटल्स पे फोकस करना शुरू करेंगे, तब उसके बाद में मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। If you look at tactically, then it is possible that the market could weaken in the near term. That depends upon many technical factors as well. For example, FI selling. Market could fall more depending upon how, many of these extraneous factors turn out to be, or if there is a bunching of negative news on the domestic front, the market could fall. But then I would think that the bounce back could be equally sharp. So it's instead of, looking at, at a floor price, if the market falls, for example, by 8-10%, the bounce back would be very sharp. It is unlikely to sustain at that level for very long. Already we are seeing some buying interest. And one thing which I must point out here is that the very positive thing, in the entire, last 3 or 4 months of correction has been consistent buying by the domestics. उद्योग मंत्रालय जल्द जारी कर सकता है रिटेल सेक्टर से जुड़ी नीतियों पर सफाई दी जा सकती है ई कॉमर्स की नई परिभाषा। और रूस के उफा में भारत पाकिस्तान के मिले हाथ, लेकिन क्या मिलेंगे दिल, जानेंगे सूरत ब्रेक के बाद। टीसीएस ने कल शाम अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मार्जिन और मुनाफे ने बाजार को खुश किया, लेकिन आय के फ्रंट पर निराशा हाथ लगी है। इधर नतीजों के बाद टीसीएस को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस का क्या व्यू बन रहा है? तो सबके पास है, कंपनी सबको पसंद आती है, लेकिन क्वार्टरली एबरेशन जरूर अपनी जगह है। सीएलएसए का मानना है कि जो कंपनी का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें कमजोरी है, और लगातार ये चौथी बार ऐसा हो रहा है जहां पे मॉडरेशन देखने को मिल रहा है। वो एक दिक्कत की बात है, इसीलिए 17-18 के जो रेवेन्यूज हैं 2% की कटौती, और अर्निंग्स यानी कि मुनाफे में 3% की कटौती कर रहे हैं। पर जो मार्जिन अच्छे रहे, उनका मानना है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी गेन्स के चलते मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह बरकरार, 3000 का टारगेट। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि रिजल्ट्स उम्मीद पर खरे उतरते हैं, एक स्टेडी ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर रही है, जो ट्रेजेक्टरी थी उस पर बकायदा चल रही है। खरीदारी करने की सलाह इनकी भी बरकरार है, और 2850 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिजल्ट्स जो है खासतौर पर रेवेन्यूज उनकी उम्मीद से कमजोर हैं, जबकि जैसे हम हाईलाइट कर रहे थे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स वो कह रहे हैं उम्मीद से बेहतर है। मैनेजमेंट की कमेंट्री इंटरेस्टिंगली उनका मानना है कि कोई वीकनेस मैक्रो एनवायरमेंट वो इंडिकेट नहीं कर रही है, जो एक बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि 17-18 के जो अर्निंग्स फोकास्ट हैं 1% उन्होंने कम करे, रुपी के वीक अजम्पशंस को लेकर ये फोकास्ट कम किए गए हैं। तो ये तीनों ब्रोकरेजेस इनकी रिपोर्ट्स आई हैं। बिल्कुल, और रिटेल खासतौर पर ई कॉमर्स कंपनियों की मुश्किलें जल्द दूर हो सकती हैं। उद्योग मंत्रालय ई कॉमर्स से जुड़े नियमों पर जल्द ही सफाई करने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर आज ई कॉमर्स रिटेल कंपनियों, छोटे कारोबारी और बैंकों के साथ मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक दिन भर चली। बैठक में रिटेल कंपनियों ने सरकार के रिटेल पर व्यापक नीति बनाने की मांग की। और फ्यूचर ग्रुप के डायरेक्टर राकेश बियानी ने वाणिज्य मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार को रिटेल के लिए समान नीति बनानी चाहिए। The government doesn't define them as retailers. Everybody claims to be intermediary, acting as agents, etc. But the consumers believe that they're all retailers. They are fulfilling the needs of the end consumer. That is what seems to be happening. And the policy is quite clear, the fact that there is no B2C FDI permitted, but everybody seems to be operating in that. And I think that is the problem with the level playing field. People are using FDI money and using a back-end route and participating in the retail trade. Which is logically not permissible. So in the meeting earlier today also we have re-emphasized the fact that there is a need for a comprehensive definition of a policy on retail as such and not about B2B etc., which is what the government wants to think about.
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ई कॉमर्स कंपनियों की मांग देखते हुए सरकार किस तरह की सफाई जारी कर सकती है? देखिए, दिन भर जो बैठकें चली उसका मकसद भी यही है कि ई कॉमर्स को लेकर के जो तमाम उलझने हैं उन उलझनों को दूर किया जाए। अब इन बैठकों से जो निकल कर आया, जो सुझाव आए हैं रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, उन सुझावों के आधार पर सभी राज्यों के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, उनके साथ बैठक होगी 15 जुलाई को। निर्मला सीतारमण जो वाणिज्य मंत्री हैं वो खुद बैठक लेंगे। उसके बाद अंतिम ये फैसला लिया जाएगा कि ई कॉमर्स से जुड़े हुए मामलों पर किस तरह की सफाई दी जाए। मोटे तौर पर 3 सफाई आने की संभावना है। वो ये है कि ई कॉमर्स की परिभाषा साफ कर दी जाएगी ताकि एफडीआई से जुड़े मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर एक सफाई रहे सरकार की नीति में। दूसरा मुद्दा यह है कि टैक्स कहां कौन से राज्य को लगाना है, किस मुद्दे पर लगाना है, कहां नहीं लगाना है, ये सारी सफाई यहां पर आ सकती है। और तीसरी चीज, जो जहां पे सामान की बिक्री की जाती है उसकी जगह क्या माने जाए, प्लेस ऑफ सेल का जो परिभाषा है वो काफी असमंजस वाली स्थिति अभी है। कोई राज्य टैक्स लगाता है, कोई कहीं टैक्स लगाता है, कई बार कंपनियों को 2-2 बार टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारे उलझने दूर हो जाए, इसको लेकर के सरकार की कोशिश है कि राज्यों के सलाह मशविरा के बाद सरकार ई कॉमर्स पर पूरी तरह से एक सफाई लाए और कह सकते हैं एक तरह से पॉलिसी डॉक्यूमेंट ला सकती है ताकि ई कॉमर्स करने वाली कारोबार कंपनियों के लिए सहूलियत प्रदान हो, रिटेल कंपनियों के लिए भी सहूलियत हो जाए और कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। जी बिल्कुल। और सिंगापुर की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म टेमासेक का भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बढ़ा है। कंपनी ने पिछली तिमाही में देश में $1 अरब यानी 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। किसी एक तिमाही में किसी पीई फर्म की ओर से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। The China volatility again, I mean, is something that we're seeing rebounding again, right? There was a lot of, yesterday the market recovered. But again, we feel that volatility and that market sort of movement is unlikely to have much of an impact on India either. The spill-on effect isn't that much as we look at it, because the people look at India for India growth, right? People look at India for India investment returns, right? And unless there's a huge issue around the world which affects sell-off in all markets, then India will get affected. और छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे रूस में 1 घंटे तक मोदी और शरीफ के बीच हुई क्या गुफ्तगू। बिहार में फाइनल से पहले आया सेमीफाइनल का नतीजा। ब्रेक के बाद राजनीतिक जानकारों से जानेंगे कि बिहार में बीजेपी के पक्ष में बह रही है हवा। बिहार के सियासी घमासान के बीच बीजेपी को खुश होने का मौका मिल गया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। एनडीए ने 24 में से 14 सीटों पर जीत की दर्ज की है। वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें आई हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। इस चुनाव को इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस जीत से खुश बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता ने जनता परिवार को नकार दिया है। एमएलसी के चुनाव में जो आज सफलता प्राप्त हुई है, ये आहट है कि जब भी चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथियों के साथ विजय पताका फहराएगी। ये नीतीश कुमार जी के लिए संदेश है कि कितना बड़ा गठबंधन बना ले, लेकिन बिहार की जनता भाजपा और एनडीए के साथ है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने उम्मीद जताई है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग रहेंगे। उस समय के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोट किया है और 9 इस अलायंस को आया है, लगभग लगता है 14 उस अलायंस को होगा। तो ये जनप्रतिनिधि जो वोटर्स इसमें जो होते हैं, वो जो जीत के आए हुए मुखिया, जो पंचायत समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, वो वोट देते हैं। तो ये सब उस समय के जीते हुए लोग हैं जब बीजेपी और नीतीश कुमार जी साथ में थे। और बिहार के सियासी माहौल पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रेम और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। मनीषा जी, जिस तरह के नंबर इस विधान परिषद के चुनाव में आए, हालांकि जनता परिवार कह रही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन ये देखते हुए एक बहुत बड़ी फाइट आने वाली है अगले कुछ महीनों में, इससे क्या संकेत मिलते हैं?
फाइट तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई। अभी तक ये माना जाता था कि एक संयुक्त जदयू और राजद जो है वो एक करारी हार देगा, खास करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का एक वैसे चेहरा है जिनको विकास के साथ जोड़ा जाता था। तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं इसमें यदि देखा जाए तो इसका स्पष्ट नतीजा ये दिखता है कि यादवों की जो बिरादरी है वो छिटक गई है, वो वोट्स ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं जदयू की तरफ। और रीतलाल यादव ने तो यहाँ तक जो निर्दलीय चुने गए हैं पटना से, उन्होंने कहा कि लालू जी का साथ मेरे साथ है। इसका मतलब ये है कि लालू जी अपने बिरादरी के जो उनके अन्य दिग्गज नेता हैं वो नीतीश के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो भले ही ये चुनाव जो है ये एमएलसी के चुनाव है और स्थानीय निकाय से किए गए हैं, लेकिन बड़ा लेसन जो इससे ये उभरता है वो ये है कि राजद और जदयू गठबंधन में लालू यादव के साथ जो लोग हैं वो जदयू के साथ आने में अभी भी कुछ बातें जो है वो रह गई हैं। और अगर विधानसभा के चुनाव के पहले जो छोटी मोटी बातें उनमें अंदरूनी हैं उनको अगर नहीं सुलझाया जाए तो ये गठबंधन शायद एक गणित की तरह, अरिथमेटिक की तरह जोड़ देने के लिए काम नहीं चलेगा। तो अब तक जो हम ये मान के चल रहे थे कि नीतीश धन लालू एक गुणात्मक वो होगा प्रयोग जिससे कि भाजपा जो है वो दरकिनार हो जाएगी, वो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, वो हुआ नहीं है उस तरह से। तो पॉलिटिकल इक्वेशन में और मैथमेटिकल इक्वेशन में फर्क है, ये स्पष्ट दिखता है। रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है कि एनडीए को या बीजेपी को जो सफलता यहाँ आती हुई दिख रही है, इससे उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए या अभी भी जमीन हासिल करने में काफी मेहनत लगेगी? नहीं, मेरा कहना यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो हमेशा खतरनाक होता है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश और लालू के मिलने के बाद पिछले समय से एक जो माहौल बना हुआ था कि निश्चित तौर पर ये विकल्प जो है सबसे बड़ा वोट बैंक का विकल्प है और यही वापस आएगा, उस चीज को बहुत बड़ा धक्का लगा है, नो डाउट। और ये सचमुच ये आश्चर्यजनक है, किसी के लिए भी है, खुद बीजेपी के लिए सरप्राइजिंग है। और एक बात जैसा वो कह रहे थे, जैसे लोग कहेंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी मुखिया वोट देता है वो एक वोट नहीं होता है, वो बुरी से बुरी गई स्थिति में वो 100-200 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, इसमें से 24 में से 19 पर आरजेडी और उसके समर्थक इन लोगों की टोटल अभी तक था। उसमें से आप ये सोचिए कि अगर ये 13 बीजेपी के पक्ष में चली जाती है और अगर आप ब्रेकअप देखें आज जेडी और आरजेडी का, तो 5 नीतीश की है, 4 मुलायम इनकी है, लालू जी की है। तो इस हिसाब से जो मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूं, मैं मानता हूं कि कभी भी कोई भी नेता अगर वो खुद नेतृत्व नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए बिहार विधानसभा का चुनाव हो, अगर आप खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं तो वोटर की लॉयल्टी जो होती है आपके प्रति रहेगी, लेकिन आप वोट ट्रांसफर करवा लें नहीं होता। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मुलायम के साथ क्या हुआ था, वहां तो कोई गठबंधन नहीं था, मुलायम की अकेली पार्टी थी, लड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ कि वोटर ने मुलायम के परिवार को जिता दिया, पार्टी को वोट नहीं दिया, मोदी को वोट दे दिया। तो क्या होता है कि बिहार में भी ये बात लागू होगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो इसे समझे कि लालू अपने वोटों को एक तरह से नीतीश को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। बस मनीषा, नेशनल स्टेज पर इस वक्त जो चल रहा है, वसुंधरा, सुषमा, शिवराज सिंह चौहान, मोदी सरकार की छवि पर क्या असर होगा, इसकी चर्चाएं होती है। क्या ये सब फैक्टर बिहार चुनाव में हावी होंगे या फिर वो बिल्कुल ही एक अलग तरह की फाइट होगी? देखिए, नेशनल स्तर पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें मैं ये मानती हूँ कि मीडिया कुछ बिंदुओं पर और सही तरीके से उनको अपने हिसाब से आप हेडलाइन बनाते हैं, लेकिन बिहार में यदि स्थानीय स्तर पे देखा जाए तो वहाँ जो चीजें हो रही हैं वो अपने में भी काफी निंदनीय और आश्चर्यजनक है। जिस समय ललित मोदी का खबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उछाला जा रहा था, उस वक्त बिहार में एक वहाँ के बाहुबली अनंत सिंह, उनकी कहानी और उनका कथानक जो पूरा उछल रहा था। तो बिहार में स्थानीय घटनाएं, दुर्घटनाएं और बिहार की जो स्थिति है उसमें वहाँ के लोग राजनीति की तरफ बहुत टकटकी लगा के देखते हैं। चुनाव में जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं या जो नेता चयनित होता है उनके प्रति उनका आसरा भरोसा बहुत ज्यादा रहता है।
तो मैं ये मानती हूँ कि वसुंधरा फैक्टर और इन तरह की चीजें जो है वो उनका बहुत ही गौण स्थान होगा बिहार के चुनाव में। जो महत्वपूर्ण बातें वो अभी आपको देखने को मिल रही हैं। एक और बात जो हमने अभी तक गौर नहीं किया वो ये है कि छपरा, जिसको कि लालू यादव जी का गढ़ माना गया, वहां से सलीम परवेज, जिन पर की जदयू और राजद दोनों की सहमति थी, असहमति के चलते वो नहीं हारे, दोनों की सहमति थी, एक मुस्लिम कैंडिडेट थे और ये लालू जी का गढ़ रहा है, वहां से सलीम परवेज हारते हैं। सलीम परवेज वहां के एमपी इलेक्शन में भी लड़ चुके हैं, स्थानीय चुनाव की बात नहीं है। तो कहीं न कहीं ये गणित जो है ये गड़बड़ा रहा है। ये बात बिहार की जनता जो है वो कह रही है और उसके अपने मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल जरूरत है। समय का अभाव है, इसलिए आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषी जी और रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच रूस के उफा में द्विपक्षीय बातचीत हुई। बंद कमरे में मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। बातचीत में ये तय हुआ कि मोदी 2016 में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच भी दिल्ली में जल्द मुलाकात होगी। They also agreed on the following steps to be taken by the two sides. 1. A meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism. 2. Early meetings of DG BSF and DG Pakistan Rangers, followed by that of the DGMOs. 3. A decision for release of fishermen in each other's custody along with the boats within a period of 15 days. बातचीत के दौरान भारत ने 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद ये समझौता हुआ कि भारत और पाकिस्तान 15 दिन के अंदर अपनी अपनी जेलों में बंद उन मछुआरों को रिहा करेंगे। इसके साथ बैठक में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी के बीच मीटिंग होने की भी बात हुई। यही नहीं, दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल भी जल्द मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात चली। नवाज शरीफ ने भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कानून के तहत पाकिस्तान में पनप रहे सभी आतंकी संगठनों पर बैन लगाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज ने मेरा ख्याल है कि वो अपना ड्राफ्ट बनाया है और उसको यस। और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सन टीवी को राहत दे दी है। ईडी सोमवार को मामले की अगली सुनवाई तक सन टीवी की संपत्तियों को जब्त नहीं करेगा। इसके पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने सन टीवी को अंतरिम राहत देते हुए ईडी को ग्रुप के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। दरअसल एयरसेल मैक्सिस केस के तहत ईडी ने मांग की थी कि सन टीवी के 750 करोड़ रुपए के एसेट्स को जब्त किया जाए। प्रधानमंत्री बीमा योजना को कामयाब बनाने में जुटा सरकारी अमला, क्या है अपडेट, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। साथ ही कैसे सरकार कर रही है सबको घर देने की कोशिश, ये भी देखिए कुछ देर में। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई इंश्योरेंस स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने सभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो इस स्कीम के तहत आने वाले दावे निपटाने में मुस्तैदी दिखाएं। यहां तक कि अगर बड़ी संख्या में कहीं दुर्घटना होती है तो कंपनी के अधिकारी खुद घटनास्थल पर जाकर दावे निपटाने की प्रक्रिया को शुरू करें। इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनियों के दफ्तर के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी खुद आपके पास आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस कंपनियों को इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी ली है तो इसके क्लेम निपटाने में कंपनियां पूरा सहयोग करेंगी। अगर कहीं ऐसी दुर्घटना होती है जहां बड़ी संख्या में लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जिन्होंने ये स्कीम ले रखी है और मौके पर ही क्लेम निपटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कंपनियों को एक तय समय सीमा में क्लेम निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दरअसल सरकार का मानना है कि इंश्योरेंस स्कीम तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि इसके क्लेम लोगों को आसानी से न मिल जाएं। यही वजह है कि स्कीम लॉन्च होने के बाद भी हर हफ्ते वित्त मंत्रालय के अधिकारी इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और मामूली से मामूली दिक्कत को तत्काल सुलझाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून से 3 योजनाएं शुरू की थीं। दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, लाइफ कवर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना। अब तक करीब 10.5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। औसतन रोजाना इंश्योरेंस का एक क्लेम निपटाया जाता है और इसमें 10 दिन से कम का समय लगता है। लेकिन आगे भी रास्ता इतना आसान होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिसी लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, कंपनियों के पास क्लेम भी बड़ी संख्या में आने लगेंगे। शायद यही वजह है कि सरकार अभी से ही बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों को मुस्तैद रखने की कोशिश में लगी है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हाउसिंग फॉर ऑल को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने इस स्कीम से फायदा उठाने वाले करीब 20 लाख लोगों के लिए इनकम का दायरा बढ़ा दिया है। इससे अब तक LIG कैटेगरी में आने वाले लोगों को छोटे घर ही मिल पाएंगे। लेकिन इस बदलाव का फायदा किस तरह से होगा, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के घर का सपना अब पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। मोदी सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और LIG यानी लो इनकम ग्रुप की सालाना आय का दायरा बढ़ा दिया है। पुराने नियम के तहत सालाना 60,000 रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति EWS कैटेगरी में आते थे, जबकि 60,000 से 1,30,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति LIG कैटेगरी में आते थे। अब EWS कैटेगरी की ऊपरी आय सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि LIG कैटेगरी की आय सीमा 3 लाख से 6 लाख कर दी गई है। जानकार मानते हैं कि टियर 1 और टियर 2 शहरों में अफोर्डेबल घर का सपना पूरा करने के लिहाज से ये एक बड़ा बदलाव है। साथ ही इनकम का दायरा बढ़ाने से ज्यादा लोगों को सस्ता लोन मिल पाएगा। इसकी वजह से जो है सबसे बड़ी बेनिफिट एक ये है कि ज्यादा लोग जो है EWS एंड LIG का बेनिफिट मिल सके। दूसरा जो है मेरे ख्याल से इसकी वजह से जो बैंकों से जो फैसिलिटीज मिलेगी लोन की जो है ये इनकम ग्रुप वाले को भी अवेल कर सकते हैं। सो दोनों को जो है इसमें बेनिफिट होगा। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत सरकार का इरादा सभी को 2022 तक घर देने का है। KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल शहरों में करीब 2 करोड़ घरों की कमी है। इनमें से 96% लोग ऐसे हैं जो EWS या LIG कैटेगरी में आते हैं। ये आंकड़ा शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर और बढ़ सकता है। इनकम कैटेगरी में बदलाव से सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी, क्योंकि इस बदलाव के बाद घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत भी कम हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पुराने नियम के तहत शहरी गरीबों को घर देने के लिए करीब 76 करोड़ वर्ग मीटर की जरूरत पड़ती है, जो नए नियम में घटकर करीब 54 करोड़ वर्ग मीटर रह जाएगी। ऐसे में भले ही घरों का साइज छोटा हो, ज्यादातर गरीबों को घर देने में सरकार कामयाब हो सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। कारोबारी अब अपनी फीस या पेनल्टी का भुगतान इंटरनेट के जरिए कर सकेंगे। वाणिज्य मंत्रालय और DGFT ने एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की सुविधा के लिए ऑनलाइन पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दी है। अब वो किसी भी बैंक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। देश के 53 बैंक इस सुविधा से जोड़ दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बिजनेस करना आसान बनाने के मकसद से एक और कदम उठाया है। कारोबारियों की सुविधा के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का दायरा और बढ़ा दिया गया है। DGFT के इस कदम के बाद अब एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स अपने कारोबार से जुड़ी किसी फीस या पेनल्टी का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। देश में 53 बैंकों को इस सर्विस से जोड़ा गया है, जिसके बाद कारोबारी किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। हमारी कोशिश यह है कि अभी पहले से ही हमारी ज्यादातर फैसिलिटी हमारी ऑनलाइन थी, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ इसको पैरेलल में हम लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते थे। अब हम लोगों ने धीमे धीमे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या पेपर डॉक्यूमेंट्स का हम को मांगा जाना, उसकी आवश्यकता बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। तो उसी दिशा में की बहुत बड़ी हमारी पहल है और हमारी कोशिश ये होगी कि ट्रेड को इस तरह की फैसिलिटी दी जाए कि वो 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में और पूरे 365 दिन काम कर सके और उसके लिए उसको हमारे ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की सूची में भारत को आने वाले 3 साल में टॉप 50 देशों में शामिल करना चाहती है। इस मकसद से पिछले कुछ समय में वाणिज्य मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं।
इनमें ई बिज पोर्टल, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन और ट्रेडिंग के लिए जरूरी 14 दस्तावेजों को घटाकर 3 किया जाना शामिल है। एक्सपोर्टर के पास अगर अब पैन कार्ड है तो आने वाले दिनों में डीजीएफटी ये भी सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है कि पैन कार्ड के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन अपने खाते में ट्रांसफर कर ले, और इसके लिए डीजीएफटी सीबीडीटी के साथ मिलकर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की और कदम भी बढ़ा रही है। सरकार अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सपने को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। अब ई ट्रेडिंग के बाद एम ट्रेडिंग यानी वाणिज्य मंत्रालय की सारी सेवाएं मोबाइल ऐप के जरिए देने पर भी विचार किया जा रहा है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। और पैसे ट्रांसफर करने का एक और आसान तरीका क्या है, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। जोलो ने उतारा अपने प्रीमियम सीरीज ब्लैक का पहला फोन में 3 कैमरे हैं, जैसे कई यूनिक फीचर, देखिए आगे। दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे में टोल चार्ज एक बार फिर शुरू हो गया है। इससे पहले कल भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के चलते दिल्ली और नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री कर दिया गया था, और इसका सीधा असर आज नोएडा टोल ब्रिज के शेयर पर दिखा। नोएडा टोल ब्रिज की जमकर पिटाई हुई और स्टॉक मार्केट में ये 14% तक टूट गया। चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी रोहन जुड़े हुए हैं। रोहन, कब से दोबारा टोल चार्ज लेना शुरू किया गया है और इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? कि फिलहाल जो स्थिति है दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पे यातायात सामान्य बना हुआ है। शाम 5 बजे के बाद से एक बार फिर से टोल चार्जेस ले जाने शुरू हो गए हैं। उससे पहले 5 घंटे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक ये एक तरह से पूरी तरह से टोल फ्री रहा। कल हमने देखा पूरे दिन ये टोल फ्री रहा और दोनों ही दिन स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। भारी संख्या में पुलिस प्रेजेंस थी, इसके अलावा भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स लगातार धरने पे बैठे हुए थे और नेगोशिएशंस लगातार चल रहे थे। 2 दिनों तक चले इस नेगोशिएशन के बाद आखिरकार आज शाम में जिनमें की चीफ सेक्रेटरी नोएडा अथॉरिटी और भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, आखिरकार प्रोटेस्टर्स को ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांग पे गौर किया जाएगा, उस पर सरकार ध्यान देगी। और उसके बाद से फिलहाल भारतीय किसान यूनियन ने अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार जल्द ही इस पर कोई पॉजिटिव फैसला नहीं लेती है तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर फिलहाल की स्थिति ये है कि यातायात सामान्य बना हुआ है और फिलहाल प्रोटेस्ट वापस हो चुका है। शुक्रिया। एफटीआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद को लेकर हो रहे विरोध में अब बॉलीवुड के बड़े नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। ऋषि कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एफटीआई के प्रमुख गजेंद्र चौहान के इस्तीफे की मांग की है। ऋषि कपूर का कहना है कि जब उनका इतना विरोध हो रहा है तो उन्हें खुद ही हट जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को अनुपम खेर ने भी कहा था कि एफटीआई को गजेंद्र चौहान से ज्यादा काबिल लोग चाहिए। मेरा कहने मतलब ये था कि ये जो उलझन है ये काफी दिनों से बच्चों की चली जा रही एफटीआई में, तो इसको सुधारने का एक ही तरीका था कि व्हेन आपकी जो ओपनली आपको अपोज किया जा रहा है, आपकी खिल्ली मचाई जा रही है, आपका जुलूस निकाला जा रहा है, तो इस बीच में मेरे ख्याल में आपको अपने आप ही वॉलंटरली रिजाइन कर देना चाहिए। और देश में ई वॉलेट और मोबाइल पेमेंट के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन का बाजार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए मोबाइल कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने भी पर्सन टू पर्सन यानी P2P मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू कर दी है। किस तरह से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बता रही है ईशा शर्मा। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद पर्सन टू पर्सन यानी P2P मनी ट्रांसफर स्पेस में जोरदार तेजी आई है। इस मार्केट में सबसे नया प्लेयर है मोबाइल कॉमर्स कंपनी पेटीएम। अगर आपके पास मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट है तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को पेटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट के बाद पेटीएम ने कंज्यूमर से जुड़ने का नया मंत्र निकाला है, जो है P2P यानी पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर। इसे करना भी बहुत आसान है। आप अपने पेटीएम ऐप में अपने दोस्त का मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डालें और जितना चाहे उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस के लिए पेटीएम ने कड़े कदम भी उठाए हैं। आप डेटा यूज कर रहे हो, आपके फोन पे बहुत सारा डेटा है जो हम लेते हैं, सिंक रखते हैं, इससे आपकी प्रोफाइल हम बना सकें। दूसरे का सिस्टम जैसे आप यूज करोगे तो हम कहेंगे तो आप नहीं हो, आप तो कोई और हो। हम एकदम से पासवर्ड मांगेंगे आपसे उसका, जो कि पासवर्ड नहीं है, एक हम एसएमएस पे भेजेंगे उसको, फिर मांगेंगे वो। तो आपको सिर्फ आपको फोन नंबर और पासवर्ड से नहीं लॉगिन कर सकते आप, वहां पे एक एसएमएस पे पासवर्ड आएगा, उसके बाद लॉगिन करोगे आप।
पेटीएम भले ही इस मार्केट में नया हो, लेकिन ऑक्सीजन और वोडाफोन M-पैसा पहले से ही P2P मनी ट्रांसफर सर्विस दे रहे हैं। ऑक्सीजन के कुल ट्रांजैक्शन का 20% तो P2P मनी ट्रांसफर से ही आता है। P2P हर ट्रांजैक्शन एक तरीके से P2P है, काफी मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन P2P होते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारे वॉलेट पे रेमिटेंस के अभी 100 मिलियन 600 करोड़ के ट्रांजैक्शन करते हैं महीने में। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन में से मेरे ख्याल से 100-150 करोड़ के ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर होते होंगे। कंपनियों के मुताबिक इस तरह की सर्विसेज को कंज्यूमर काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती है। पेटीएम ने इस सर्विस का क्विक लॉन्च अप्रैल में किया था, जिसे अच्छा रिस्पांस मिलने पर कंपनी इसे देश भर में लॉन्च कर रही है। ये सर्विस एप्पल वॉच और एंड्रॉइड वेयर पे भी मिलेगा। ईशा शर्मा, दिल्ली। एंट्री लेवल सेगमेंट में होंडा ने एक नया धमाका किया है। कम कीमत में ज्यादा माइलेज और ढेरों खूबियों के दावे के साथ आज उसने अपनी नई बाइक लीवो को बाजार में उतारा है। 110 सीसी इंजन के साथ लीवो 2 वेरिएंट में मिलेगी। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 74 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और इसे खास तौर पर भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किया गया है। इस बाइक का दाम है महज 53,000 रुपए। इस बाइक की बुकिंग भी शुरू हो गई। New Levo basically is the development of the model has been done keeping in mind the young aspirational middle class customer in India. So, and what basically they need in a bike which is catering to 100 to 110 cc engine displacement is not only the performance which can make them more confident on the typical Indian road, they get more pride of ownership and admiration from the peer group. और घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड जोलो ने आज अपनी नई सीरीज ब्लैक के तहत पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। करीब 13,000 रुपए के स्मार्टफोन में कई अनोखे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 5 MP के फ्रंट कैमरा के साथ 13 MP और 2 MP के साथ 2 रियर साइड कैमरा भी है। स्मार्टफोन में ऐसा फीचर देश में पहली बार जोलो लेकर आई है। ब्लैक में 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी है। वहीं इसमें एंड्रॉइड लॉलीपॉप पर हाइव एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो जोलो ने खुद ही डेवलप किया है। और आवाज एट 9 में इस हफ्ते यहीं करेंगे इसका समापन। लेकिन आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।